बड़ा जरूरी है नेचर ऑफ एग्जाम। नहीं पता यूपीएससी का नेचर, आप लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली में। कितने लोगों ने बताया कि यूपीएससी में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं? बताया जरूर होगा, ईमानदारी से सुन लो। हर किसी के बस का नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट हो, पढ़ने में बहुत तेज हो तभी आईएएस बन सकते। किसने किसने सुना है ये? किसने किसने सुना है कि भाई गांव देहात का बच्चा जल्दी सेलेक्ट नहीं होता? ठीक, तुम्हारे बस का नहीं, ये तो डायलॉग तुम्हें पक्का दो। आईएएस वाईएएस का सपना बेकार में देख रहे हो, कोई छोटी मोटी पहले नौकरी पकड़ लो। लड़कियों के लिए बोला गया होगा बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, ठीक है। लड़कों के लिए बोला गया होगा एलडीसी पकड़ लो, एक सरकारी नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, माँ बाबूजी का खर्चा कब तक। ये सब कहानियां तो आपको बताई गई होंगी, ठीक है। तो ये आपने भी सुन रखी होंगी और आपको सुनाने वालों ने भी ये सालों से, पीढ़ियों को सुनाते चले आ रहे हैं। तो नेचर ऑफ एग्जाम बड़ा जरूरी। अब नेचर ऑफ एग्जाम क्या होता है? जैसे मान लो आप एक बहुत अच्छे तलवारबाज हो, बहुत अच्छी तलवार चलाते हो, तो आपसे बोला प्रतियोगिता में भाग लेना, आपका खून तुरंत फड़फड़ाने लगता है, बाहर आने लगता है। बोले हाँ बिल्कुल मैं पहुंच रहा हूं, मार तलवारें घुमाते हुए दोनों हाथों से एकदम चले। आपकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। अब जरा सुनो होता क्या है। अब जब पहुंचे आप उस सभा में, तो संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी। संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी, वहां राग मल्हारी, राग दरबारी, वो बड़े बड़े स्वर उठ रहे हैं। अब आप अगर उसमें अपनी तलवार चलाओगे तो जहां से स्वर निकल रहा है तुम वो स्रोत ही बंद कर दोगे। सेम चीज हम यहां करते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन सेम हमारी जर्नी। हम एक्चुअली इतना हमें ब्लाइंड कर दिया जाता है कि जब तक तुम यात्रा के बारे में जानोगे नहीं तब तक यात्रा तुम करोगे ही नहीं। हमें बताया नहीं जाता लेक्चर 1, ओह वी आर गोइंग फॉर द हिस्ट्री, अच्छा ज्योग्राफी, धड़ाधड़ नोट्स बंडल, पीडीएफ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्यों? मैं अपने आप को कैसे प्लान करूं? और बच्चा भी सोचता है हाँ मास्टर साहब बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ाएं, यही एग्जाम दे, खत्म करें यार, छुट्टी, हमने तो फीस दे दी है। बच्चा भी सपने देखने लगता है कि ये जो फोटोज टंगी हैं इसी में हमारी भी एक और टंग जाएगी, संस्थान टांग ही देगा। लेकिन ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम ये क्यों भूल जा रहे हो? इंडिविजुअल हो तुम, ये तुम्हें लड़ना है, ये सारा प्रेशर तुम्हें डील करना है। तो ये मोटिवेशन नहीं, एक्चुअल जो है, फैक्चुअल जो चीज है उसको जानने की कोशिश करो। तो नेचर ऑफ एग्जाम में तुम तलवारबाज अच्छे हो, लेकिन मामला संगीत का चल रहा है, तो फिर वहां तुम जाके डिजास्टर करो। थोड़ी देर बाद भगदड़ मच जाएगी वहां पे जब तलवार चलाना शुरू कर दोगे। तो एक्चुअली में हम यही करते हैं, क्योंकि हम ये अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। मान लीजिए आप में से कोई ऐसे बैकग्राउंड से है जिसको बताया गया कि BCD कॉपी भर दिया, कुछ भी लिख के भर दिया, क्वेश्चन ही 4 बार लिख दिए तो पास हो जाओगे। किसने किसने कहानी सुनी है? मास्टर साहब के यहां झोला लेके सब्जी लेके जाओगे, या कुंजी आती है, एक की मिलती है, हर यूनिवर्सिटी के पीछे छोटी छोटी किताब की दुकानें होती हैं, वहां पे खूब बिकती है, जिसमें बेचने वाला कहता है लाल किताब गारंटी, पास होने गारंटी। या आजकल तो और ऑर्गेनाइज हो गया, पर्ची वर्ची भी अब आजकल इंस्टीट्यूशनल वे में बनने लगी है, होता है। अब आप ऐसे किसी कल्चर से निकल कर आ रहे हो, सब लोग नहीं है लेकिन ऐसे कल्चर से निकल कर आ रहे हो, और अचानक से आपने कहा अरे मुझे आईएएस बनना है, चले आए, घुस है, क्या करना होगा, किसी ने बताया फलनवा कोचिंग में चले जाओ, हो जाएगा अपना, तो चले आए। लेकिन आप नहीं जानते कि इस एग्जाम में आपका नेचर क्या है। आप इस इंडिविजुअल लड़ाई में अकेले हो। बस जिसको ये राज समझ में आ गया कि मैं इस लड़ाई के योग्य हूं या नहीं हूं, पहले तो हमें यह पता करना होगा। और अगर मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे अपनी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, अपनी एबिलिटी कैसे बढ़ानी है। अगर मुझे ये इस पे काम कर लिया तो सिलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 13 लाख लोगों से कंपटीशन है, लेकिन अगर तुम मेरी अभी तक की क्लास सुन चुके होगे तुम्हें पता चल गया होगा कि 80% लोग इस एग्जाम के बारे में जानते ही नहीं है। वो एक अलग ही खुमारी में है, एक अलग वो सपना देख रहे हैं कि वो आईएएस बनना चाहते हैं। और सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस प्रोसेस के बारे में शायद पता है, और 10% लोग ही उस पर काम कर पा रहे हैं। और लिटरली अगर तुम देखोगे 5 से 7% लोग हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन इतने लोगों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन एक्चुअली में जो लड़ाई है वो केवल 5 से 7% लोगों की है। अगर तुम एक प्रक्रिया को फॉलो करते हो तो कंपटीशन है ही नहीं है इसमें, लेकिन वो स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और इस दौरान तुम्हारी जो कमियां हैं वो तुम्हें अपने मेंटर्स को बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने टीचर्स प्लस मेंटर्स का कॉन्सेप्ट रखा, क्योंकि टीचर ने अपनी बात कह दी, टीचर कम्युनिकेशन करता है, स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। हमने कम्युनिकेशन को बाय डायरेक्शनल रखा।
तो हमने एक डायरी दी है, सबके पास आ गई है। ये डायरी अगर नहीं मिली मुझे तो तुम्हारे लिए डिजास्टर होगा। इसके बिना तुम यहां घुस नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेरा कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। तुम्हारी सुबह आंख खुलने के बाद तुम सबसे पहले मेरे मॉड्यूल में हो, और मेंटर्स के साथ आपको बात करनी है। ये डायरी डेली चेक होती है, इसकी रिपोर्ट मेरे पास बन के आती है, फिर मैं उसको बुलाता हूं बात करने के लिए। क्योंकि आप यहां पहला माइंडसेट गुरुकुल में तय कर लीजिए कि आप यहां अपना दिमाग खोलने के लिए आए हैं, आप यहां खुद को बदलने के लिए आए हैं। सक्सेस इज इक्वल टू सेलेक्टिव हैबिट्स। सेलेक्टिव हैबिट्स, सेलेक्टिव मतलब जिसको हम कॉन्शियसली चुनते हैं। और जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली चुनते हैं तो हम उसके साथ क्यों, कैसे, कहां, कब की बात करते हैं। जब आप कॉन्शियसली जूता खरीदने जाते हैं तो उससे पहले कई सवाल पूछते हैं, यही जूता क्यों। मान लो आपने एड़ी वाला जूता बढ़िया सा ले लिया और आपको खेलना फुटबॉल है। जूता आपको चाहिए था क्रिकेट और फुटबॉल के लिए, और जूता आपने ले लिया हील वाला, तो पूरा ग्राउंड गएगा टिकटॉक टिकटॉक चलते, तो वो पूरी आपकी हालत खराब हो जाएगी वहां पे। या किसी ने हील की सैंडल खरीद ली और रनिंग करनी है उसको, पूरा वो रनवे खोद डालेगी उसके अंदर, तो क्या होगा, डिजास्टर होगा ना, गलत चुनाव होने की। तो आप क्या करते हैं, जब आप जूता खरीदने जाते हैं तो आप सारी चीजों को देखते हैं ना। तो सेम यहां पर भी है कि जब आप सेलेक्टिव होते हैं तो आप उसके सारी चीजों को चेक करते हैं। यानी सेंटर आप हैं, आपकी चॉइस है। तो आप किसी और ने टॉप किया, किसी ने क्या किया, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप कौन है, सेंट्रल यूनिट आप हैं। आप यहां आए हैं गुरुकुल में अपनी सारी कमियों को हमें बताने के लिए, सेलेक्टिव हैबिट्स के साथ जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपका कंपटीशन अगर सही तरीके से चले तो आपका कंपटीशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब नेचर ऑफ एग्जाम क्या चीज हमसे कह रहा है। आपने तो सुना होगा कि इस एग्जाम में 3 स्टेप होते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा। प्री, मेंस, इंटरव्यू, यही किसने किसने सुना है। चलो बताओ प्री क्या होता है, सबसे पीछे प्री क्या होता है। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। हाँ हाँ बोलो, खड़े होकर बात करो आराम से, या बैठ जाओ, कोई बात नहीं अगर बोल पाओ तो। प्रीलिम्स क्या होता है, पता है ना कि ये 3 स्टेप होते हैं, कितनी बार ये सुना है। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्या होता है। हाँ, तो इसका नेचर एमसीक्यू क्यों रखा गया है। आप लोग लिखो, मैं अपनी हर बात को प्रूव करता हूं। इसका नेचर एमसीक्यू क्यों रखा गया है। एमसीक्यू क्या होता है। आईएएस की तैयारी करने आ गए हो ना। उम्र, एज, ठीक है 21 साल हो गया, तुम्हें नहीं पता। और इसका कब से सोच लिया था आईएएस बनने का। 2000, अभी इसी साल सिक्का उछाला है, ठीक है। तो इतने दिनों में तुम ये फर्स्ट स्टेज नहीं समझ पाएगी एमसीक्यू क्या होता है, एमसीक्यू क्यों क्यों कराया जाता है। इन्होंने बताया कि प्रीलिम्स क्या होता है, जीएस होता है, सीसैट होता है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, यही सबको पता है, 99% को भी ये पता है। जिसको ये पता है कि ये प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्यों होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके लिए एग्जाम आसान है। आज तुम्हें यहां प्रूव करके भेजूंगा कि तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे फेल होने का रीजन तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम गायन प्रतियोगिता में तलवार चलाने जा रहे हो, या तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तुम राग मल्हारी गाने जा रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम यह कि तुमने कहा कि सर बहुत मन से गाना गाया। अबे तुम्हारा गाना सुनने थोड़े ना कोई आया था, वहां तलवारबाजी की प्रतियोगिता चल रही थी। तुम गलत प्रतियोगिता में गलत चीजें कर रहे हो, उसके बाद कहते हो सर मैं मेहनती बहुत हूं। क्या करेंगे तुम्हारी मेहनत का। तुम किसी ऐसी प्रतियोगिता में गए
कुश्ती देखने के लिए, कुश्ती चल रही, वहां डांस शुरू हो जाए तब, और तुम कुश्ती के बहुत बड़े शौकीन हो, तुम कुश्ती के लिए अपना टाइम और पैसा खर्च करके गए हो, तो सेम चीज तुम यही कर रहे हो यूपीएससी के साथ। इससे पहले मैं सेमिनार में बताया था वो क्या चाहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, एमसीक्यू क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं, निष्ठ यानी यही है, इसी में, इति ये निष्ठ है, कहते हैं निष्ठावान यानी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है मेरे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें एक पक्का सही है, एक पक्का सही है, इन्हीं 4 में से एक आंसर है। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है भीड़ में संकेंद्रित होकर देखना, यानी आपके विस्तार से आपके केंद्रीकरण होना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है तो सूर्य की किरणों को समेट के क्या कर देता है, एक बिंदु पे लेकर आता है। तो ऑब्जेक्टिविटी कहता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जो संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसमें से सही तथ्यों की तुम जांच पड़ताल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक्चुअली में अगर मैं तुमसे कहूं, इसका मतलब होता है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं, प्री है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी बुद्धिमान इंसान के लिए, बड़े ध्यान से समझना, किसी भी बुद्धिमान इंसान के लिए जो बुद्धि का पहला सेगमेंट है, बुद्धि का पहला सेगमेंट क्या होता है, रीजनिंग होना। रीजनिंग का मतलब होता है उसके कारण कथन प्रभाव के बारे में जानकारी। रीजनिंग क्या कहता है कि क्या कारण है, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, और क्या प्रभाव है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इफेक्ट, रीजन इफेक्ट है। तो ये क्या है, ये रीजनिंग माइंड है। रीजनिंग माइंड मतलब है सोचने की शक्ति का आगे प्रसार होना। तो मैं बार बार रीजनिंग की बात कर, रीजनिंग का मतलब होता है सामने दिए गए फैक्ट्स में से अपने काम का फैक्ट चुन लेना, ये रीजनिंग होता है, दिस इज नोन एज रीजनिंग। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो कुछ और नहीं है, रीजनिंग है। हाल ही में साइंटिस्ट ने ये किया, इस कथन पर विचार करिए, फॉलोइंग दीज सेंटेंसेस 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी के आंदोलन पे निम्नलिखित कथन पे विचार करिए, फॉलो द स्टेटमेंट 1 2 3 4, उसके हम 4 अलग कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया, महात्मा गांधी का इन्होंने सहयोग किया, इसका ये प्रभाव रहा, उस समय का जो है वो वाइसराय या जो गवर्नर जनरल था वो ऐसे ऐसे काम कर रहा था। आपने 4 बातें वहां पे कर दी, उसमें से आपसे कह रहा है कि इसमें से सही बात कौन सी है। तो रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग हमें एक ओवरऑल पिक्चर देख के अपनी चीज को चुनने की ताकत देता है। रीजनिंग का यह प्रभाव होता है, और माना जाता है, दुनिया भर के दार्शनिक ये कहते हैं कि इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज, विजडम अटेन करने के लिए उसका रीजनिंग माइंड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग माइंड से ही वो न्यू नॉलेज, वर्ड लिख लो इसको, न्यू नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। बड़े ध्यान से लिखना, आज तुम्हें पता चलेगा तुम्हें प्रीलिम्स के बारे में ही नहीं पता था और तुम पूरे टाइम प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हारे सामने किताबें रख दी जाती, नोट्स रख दिया, तुम अभी उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो न्यू नॉलेज का होना, अब न्यू नॉलेज का होना क्यों जरूरी है ये समझो। मैंने अभी इससे पहले बताया नेचर ऑफ एग्जाम, मेरी बातों को लिखते जाओ, इस पर आपको घर जाकर आज ऐसे लिखना है। मैंने जो पढ़ाया उसमें मुझे एक विस्तार चाहिए, आपकी थिंकिंग चाहिए, क्योंकि यही है रीजनिंग का मतलब होता है